स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना अकबर द ग्रेट का पार्ट 7। आई होप ये आपका लास्ट ही पार्ट होगा। बाकी हम डिस्कस कर लिए थे सारे टॉपिक्स, ठीक है। कुछ अपने मनसबदारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो ही गए, रेवेन्यू और सब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने रिलीजियस पॉलिसी भी डिस्कस की थी अपने पार्ट 6 में, ठीक है। उससे ही रिलेटेड है अपना ये स्टार्टिंग का इसका पहला टॉपिक, एंड वो क्या है, सुलह ए कुल एंड दीन ए इलाही, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि बाकी स्टूडेंट के पास भी ये कंटेंट पहुंचता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते अपना टॉपिक। अपना पहला टॉपिक है आज का सुलह ए कुल, सुलह ए कुल, ठीक है। जब मैंने आपको रिलीजियस पॉलिसी पढ़ाया था पार्ट 6 में, तो बताया था इसमें कि जो अकबर है ना, उन्होंने मतलब रिलीजियस में क्या सेकुलरिटी लाने के लिए और सारे धर्मों को सेम वो क्या है उस जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सेम नजरों से देखने के लिए उन्होंने कई सारे काम किए थे ना। उसमें से एक मैंने काम बताया था आपको, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, इबादत खाना, बताया था ना। तो उन्होंने किसके लिए इस्टेब्लिश किया था इबादत खाना? इबादत खाना में एक मतलब हॉल टाइप था, जहाँ पे सारे जो धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के जो क्या है गुरु, जो इम्पोर्टेंट प्रीस्ट पर्सन थे, वो आते थे और अपने अपने धर्म की क्या है इंपॉर्टेंट बातें या फिर जो मेन बातें थे वो क्या है उनका डिस्कशन करते थे। किसमें? इबादत खाना में। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? अकबर ने इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि क्या है वो जान सके कि किस धर्म में कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सा धर्म ज़्यादा अच्छा है, या फिर किस धर्म में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें क्या है हम लोग को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने पार्ट 6 में अच्छे से इन सब के बारे में। अब हम जानेंगे इस चीज़ से, इबादत खाना से ही रिलेटेड है क्या, सुलह कुल, ठीक है, कि सुलह कुल होता क्या है। जब ये लोग इबादत खाना की डिस्कशन कर रहे थे, इन्होंने सारे धर्मों को सुना। किसने? अकबर को। हिंदूज के बारे में भी जो उनके जो वो आए पंडित वगैरह, उन्होंने समझाया कि हमारे धर्म में ये पॉइंट्स हैं, हमारे धर्म इसके लिए है। ऐसे ही मौलवीज आए, उन्होंने बताया कि अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह ने ये करने को मना किया है। फिर ऐसे ही सिख लोग आए कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कुछ लिखा गया है। ऐसे ही ईसाई आए, जीसस के बारे में समझाया। तो क्या है मतलब इन्होंने जब पूरे धर्मों के पॉइंट्सों को सुना, एंड में जाके क्या है इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जितने भी धर्म हैं, अल्टीमेटली जो लास्ट में वो बात कह रहे हैं वो सब में सिमिलर ही आ रही है, ठीक है। सभी धर्म हमें कभी कहीं ना कहीं आखिर में एक ही बात सिखा रहे हैं। उसके लिए क्या है इन्होंने एक वो निकाला, एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, सुलह ए कुल। क्या बोला? सुलह ए कुल। इबादत खाना से ही क्या है प्रेरित होकर या फिर इसी से मोटिवेट होकर इन्होंने सुलह ए कुल का कंसेप्ट निकाला, जिसका मतलब इन्होंने बताया यूनिवर्सल पीस। मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, शांति होना चाहिए। एक ऐसा कोई मतलब डिमार्केशन नहीं है कि मतलब ये रिलीजन टॉप पर है, ये रिलीजन नीचे है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, ऐसा नहीं है। एंड में जाके हर रिलीजन आपको यही सिखाता है कि हमें क्या है अपने अंदर सबसे पहले ईमानदारी लानी है, ऑनेस्टी लानी है, ठीक है, सभी को न्याय मिल सके और क्या है शांति की स्थापना हो सके। एंड में जाके आप कोई सा भी धर्म पढ़ेंगे, लास्ट में आपको यही की पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। यही सब बताया गया था किसमें, सुलह कुल में। इसके साथ साथ इन्होंने बोला था कि सुलह कुल का इम्पोर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो साम्राज्य है, हमारा जो किंगडम है, उसके अंदर क्या कौन सी भावना आ सके, सेक्युलरिटी की भावना आ सके, सेक्युलर स्टेट बना सके। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम किसी भी दो रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सभी जो रिलीजन होंगे वो इक्वल होंगे, सभी को अपने धर्म मानने का अधिकार होगा। जो भी उसकी पॉलिसीज हैं वो क्या है मान सकता है, अपना सकता है। और सुलह कुल क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार स्थापना की क्या है ऑब्जेक्टिव रखता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया सुलह कुल ये रिलेटेड किससे है, इबादत खाना से है। और इसका जो स्टार्टिंग है वो किसने की थी, अकबर ने ही की थी। एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, दीन है इलाही, ठीक है। इसको हम जान लेते हैं कि दीन है इलाही क्या मतलब है। सुलह कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन है इलाही। ओके, अब ध्यान से सुनो कि दीन ए इलाही क्या होता है। देखो, जब अकबर ने सारे धर्मों को पढ़ लिया, सुन लिया, इबादत खाना में उसने सारे धर्मों को समझ लिया, अच्छा ये हिंदूज का है, ये पॉइंट्स हैं, ये मुस्लिम्स के पॉइंट्स हैं, ये सिख्स हैं और ये ईसाई वाले बताते हैं। उन्होंने सोचा हम अपना धर्म क्यों नहीं इस्टेब्लिश करते भाई। तो इनके दिमाग में आया चलो हम भी एक नया धर्म बनाते हैं, ठीक है। और उसका नाम रख दिया इन्होंने दीन ए इलाही। क्या नाम रख दिया? दीन ए इलाही, या फिर डिवाइन अर्थ, दैव्य पृथ्वी,
ठीक है, इस तरीके से नाम रखा इन्होंने अपने धर्म का, क्या, दीन है इलाही। इन्होंने क्या किया, होशियार थे, ठीक है, अब लड़ाई झगड़े सब कुछ समाप्त कर लिया था, इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, जो उनको पाना था इन्होंने क्या है अपनी लाइफ में अचीव कर लिया था। आधे से ज़्यादा भारत पर शासन किया, ठीक है, भारत से बाहर भी इनका एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। इतने बड़े एम्पायर को अब संभालना था, उसके लिए क्या है, अपने एम्पायर में क्या चाहिए था, पीस चाहिए था, शांति चाहिए था, ठीक है ना। और वो कैसे आ पाएगा, जब हम लोगों को कहाँ पे मोड़ेंगे, रिलीजन या फिर अध्यात्म की साइड मोड़ेंगे। काफ़ी होशियार थे, तभी इन्हें अकबर द महान कहा जाता है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया, दीन ए इलाही का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या किया, इन्होंने एक नया रिलीजन बना दिया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे इनको, सारे धर्मों के बारे में इन्होंने देखा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के, ज्यूस और भी देख लो जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे इनने सबको इसके अंदर क्या है समाहित कर दिया। किसके अंदर, दीन ए इलाही के अंदर, ठीक है। और एक नया धर्म आके खड़ा हो गया, जिसे हमने क्या बोल दिया, डिवाइन अर्थ या फिर दीन ए इलाही। मेनली क्या है, इनका जो आइडिया था इनके धर्म का, वो क्या था, पहला आइडिया था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भ्रातृत्व। मतलब जितने भी आसपास के लोग हैं वो क्या है, हमारे भाई बंधु हैं, और हमें क्या है सबके साथ अच्छे से ट्रीट करना है, सभी को इक्वालिटी की भावना से क्या है देखना है। इसके साथ साथ दूसरा इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था नेशनल यूनिटी, मतलब अपना जो देश है क्या है, राष्ट्रीय एकता। इसका भी कंसेप्ट था कि हमें अपने देश के लिए, वो क्या है, मर मिटने जाने वाले का कंसेप्ट है ना, वो भी इनके धर्म में था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके धर्म में, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी। इनका जो प्रिंसिपल था जिसपे पूरा ये बेस्ड था, वो था एक भगवान के कंसेप्ट पे, कि एक ही भगवान है जो क्या है हमारे साथ रहते हैं, और जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह को क्या है एड्रेस करते हैं, और हमें क्या है जो भी चाहिए होता है वो क्या है उसको प्रोवाइड करने में क्या है हेल्प करते हैं। इसके लिए ना तो इन्होंने कोई मतलब बुक वगैरह लिखी, होली बुक कोई नहीं थी, ना ही कोई स्क्रिप्चर्स था कि बताया हो, मतलब कुछ लगवाया हो अपने एम्परर में, मतलब कोई भी स्कल्पचर वगैरह के फॉर्म में या पिलर्स पर कुछ भी नहीं लिखवाया था। जस्ट आप मान सकते हैं एक मोरल कोड था, क्या था, नैतिक कोड थे, कुछ नियम थे, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ नया सीख पाएंगे, और आपको जो अचीव करना है क्या वो अचीव कर पाएंगे, और साथ साथ में सेक्युलैरिटी भी आ पाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, उनको मेनली चाहिए था सेक्युलैरिटी, क्योंकि किसी के मन में ये नहीं आए कि हमारे धर्म को प्रमोट किया जा रहा है और उसके धर्म को क्या है गिराया जा रहा है। इस भावना को खत्म करने के लिए ही ये दीन है इलाही का और सुलह है कुल का क्या है कंसेप्ट शुरू किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ ये इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप हमारा ये धर्म स्वीकार करो। अकबर चाहता, एम्परर था, सबसे बड़ा शासक था उस समय, इतना ज्यादा एरिया का कंट्रोलर था, वो चाहता तो फोर्सफुली भी मनवा सकता था ना, कि आपको मानना ही पड़ेगा, आज से सिर्फ एक ही धर्म होगा, वो होगा दीन है इलाही। पर ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कहा आपके ऊपर है, आप मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो नहीं माने। तो इसके क्या है, सबसे पहले जो हिंदू लोग थे, हिंदू पीपल में जो इंपॉर्टेंट थे वहां के रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, उनमें से किसी ने माना था इसको, तो वो कौन थे, बीरबल। कौन थे, बीरबल। आपने सुनी होगी कहानियां अकबर बीरबल की, कई किस्से कहानियां होते हैं, सबसे मतलब इनके दोस्त कह सकते हो, या नवरत्न में भी ये शामिल है, भी नवरत्न पढ़ेंगे आगे इसी टॉपिक में। तो इन्होंने इसको माना। जैसे ही अकबर की डेथ हो गई उसके बाद दीन इलाही भी क्या है उनके साथ समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इन्होंने दो चीजें देखी, एक सुलह है कुल और दीन इलाही या फिर डिवाइन अर्थ का कंसेप्ट, ये दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं कि अकबर ने कौन कौन से सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स किए थे, जिससे कि क्या है एम्परर का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या है बदलाव ला सके। उनको हम स्टार्ट करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स अकबर के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि क्या है मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी बढ़िया सा कंटेंट मिलता रहे, है ना। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। वो क्यों दिया गया है बॉक्स, इसलिए दिया गया है कि आप कुछ पूछ लें उसमें, है ना, फालतू ना देखने के लिए दिया गया है। डाउट हो उसमें पूछ लेना,
चलिए बाकी हम स्टार्ट कर देते हैं अपना कल्चरल एंड सोशल रिफॉर्म्स। सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स मतलब होता है कि उसने किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश की, सिटीजन्स को क्या ऐसा प्रोवाइड किया जिससे कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इम्प्रूव हो सके और उनके अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है उसे क्या है रोका जा सके। इसके लिए पहला इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वो था इन्होंने एबॉलिश किया सती सिस्टम। एक सती प्रथा चलती थी पुराने टाइम में। उसमें क्या होता था, मान लो किसी के जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या है जब बर्न किया जाता था उसी टाइम उसकी वाइफ को भी उसमें जलना पड़ता था लाइव, ठीक है, जिंदा, ठीक है। और इसे प्रमोट किया गया था वेदास में भी, गुप्ताज एज में ये बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई थी। और जो मतलब अच्छे जो रॉयल लोग थे उनके यहाँ भी इस सिस्टम को क्या है प्रमोट किया जा रहा था। तो इस सिस्टम को रोका अकबर ने कि नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। भले ही हिंदू रीति रिवाज थे लेकिन एक मुस्लिम शासक ने इसको रोका। ऐसे ही एक और उदाहरण मिलता है, एक शासक थे जैनुल आबदीन कश्मीर के, उन्होंने भी क्या है इस सती सिस्टम को क्या है रोका था। तो मुस्लिम शासक थोड़े अवेयर थे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इनके धर्म में एक ऐसा कंसेप्ट होता है इक्वालिटी का कंसेप्ट। उसके लिए क्या है इन्होंने इस चीज़ को रोका और ख़त्म किया और बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और इन्होंने सोशल रिफॉर्म किया कि जो विडो रीमैरिज का कंसेप्ट लेके आए। विडो मतलब होता है कि जिस भी मतलब वीमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद उसको विडो कहते हैं, विधवा टाइप कहते हैं। तो पहले कंसेप्ट में क्या था ना, उनकी कोई मैरिज वगैरह नहीं की जाती थी और उसकी लाइफ को बहुत सॉरोज वगैरह से क्या है फिल कर दिया जाता था। उन्होंने कहा नहीं, ये विडो मैरिज हम लोग प्रमोट करेंगे, जिससे लीगली प्रमोट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जिससे कि इनके लाइफ स्टेटस थोड़ा चेंज लाया जा सके। और चाइल्ड मैरिज को क्या है इन्होंने डिस्करेज किया। पहले क्या है 1-2 साल की बच्चों की भी शादी करा दी जाती थी, ठीक है, तो उसको क्या है इन्होंने डिस्करेज किया, बिल्कुल का नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खिलाफ है ये सब। बाकी मुस्लिम शासक इसके प्रमोशन में थे, है ना, क्योंकि ये उनके जो खुतबा वगैरह ऐसा कुछ होता है और जो लिखा है वो इनके उलेमाज या फिर कुरान वगैरह में इन सबको नहीं मानते। लेकिन क्या है ना, अकबर सारे धर्मों को जान चुका था, है ना, इबादत खाना के थ्रू, दीन इलाही के थ्रू, सुलह कुल के थ्रू। तो क्या है ना, उन्होंने क्या है इसको डिस्करेज किया। साथ में एज भी बढ़ा दी, 14 एज फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज एट दैट टाइम, मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर। अभी काफ़ी यहाँ से 400-500 साल 700 साल पहले आपकी बात है, तो बात कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। और अभी तक हम पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके हैं उसने कितने अच्छे काम किए ना। मनसबदारी सिस्टम वो लेके आया, ठीक है, इसके साथ लैंड रिफॉर्म्स वो लेके आया, ठीक है, और फिर सोशल और कल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, रिलीजियस पॉलिसी में कितनी सेक्युलरिटी लेके आए। मतलब खुद पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसने एजुकेशन को प्रमोट किया, ये अच्छी बात थी। शिक्षा को उसने प्रमोट किया, वो भी सेकुलर वे में। ये नहीं कि हम कुरान पढ़ाएंगे सिर्फ, नहीं, आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लॉजिक एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाएंगे, आकाश की स्टडी भी कराओगे, स्पेस यूनिवर्स की स्टडी भी कराओगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखता है। एक बात याद रखना, जितना मतलब हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि शासक जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अकबर का केस देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ऐसा था, खुद पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसने इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए जिसे हम लोग आज भी याद रखते हैं। आज भी अपनी पॉलिसीज में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। ऐसे ही बलबन, ठीक है, ये भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनकी पॉलिसीज को लाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे लेकिन इन्होंने क्या है 5 पॉलिसीज अपनाई। 5 क्या है, बहुत अच्छी पॉलिसीज थी लेकिन सब में फेल हो गए। तो हमारा इतिहास ये सिखाता है हमें, मेडाइवल हिस्ट्री का, कि जितने ज़्यादा कम पढ़े लिखे शासक थे उतनी अच्छी उनकी पॉलिसीज आई और वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन हाँ ये कुछ आप बाइलक कह सकते हो, ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट मिला है ना, ठीक है, उसमें क्या है सीख गए और एजुकेशन को क्या है प्रमोट किया, ठीक है। इसके साथ उन्होंने क्या है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनवाया। क्या है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया, जहाँ से क्या है ट्रांसलेट होता था। संस्कृत हम लोगों की नॉर्मल अपनी स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी क्योंकि हिंदूज की जनता का ये देश रहा है।
जो मैक्सिमम लोग कौन थे, हिंदूस ही थे ना। तो क्या पढ़ते थे हम लोग स्टार्टिंग में, वैदिक संस्कृत। तो सारे अपने ग्रंथ वगैरह किस में थे, संस्कृत में थे। तो उन्होंने चेंज करवाया कि एक डिपार्टमेंट बनवाया जहाँ से संस्कृत को क्या है, इन्होंने जो टास्क थे ना उसको पर्शियन में चेंज करवाए, कुछ अपने वेदास वगैरह, भगवत गीता को। ऐसे ही कुछ पर्शियन जो अपने इनके वो थे ना इंपॉर्टेंट मतलब बुक्स वगैरह, उसको हिंदू या संस्कृत में भी ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स थे जो अकबर लेके आए, जिन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया और क्या है, सोसाइटी को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल प्ले करके। ठीक है ना। अब एक और आपके दो टॉपिक रह गए हैं सिर्फ, आर्ट एंड कल्चर एंड 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। वो हम देखते हैं, पहले देखेंगे हम लोग 9 ज्वेल्स, फिर देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब हम देखेंगे इनके 9 ज्वेल्स कौन कौन से थे। ठीक है, कौन कौन से नवरत्नास थे अकबर के। ठीक है, मैंने बताया आपको अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन ये आसपास किससे घिरे रहे, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। ठीक है, बहुत एजुकेटेड लोग थे, कुछ पोइट्स थे, कुछ सिंगर्स थे। मतलब इनका जो बैकग्राउंड था ना आसपास का, वो काफी अच्छे लोगों से घिरा हुआ था। इसीलिए इनके पास इतने अच्छे आइडियाज आ सके, क्योंकि लोगों ने इनको क्या है, सपोर्ट किया, नए नए आइडियाज को डिस्कवर किया और ये नई नई पॉलिसीज लाने में क्या है, कैपेबल हुए। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है बीरबल का। किसका आता है, बीरबल। सुना ही होगा आपने, अकबर बीरबल की कहानियां बहुत फेमस हैं। कहीं भी जाइए आप, इसके ऊपर मूवीज भी हैं, स्टोरीज भी हैं, बुक्स भी आती हैं, कॉमिक्स भी हैं। क्योंकि जो बीरबल है ना, एक इनके पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब आप कुछ बात बोलो तुरंत उसका आंसर उनके सामने आ जाता है ना, वैसे ही टाइप के इंसान थे कौन, बीरबल। मतलब तुरंत कोई सी भी प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्यूशन दे देना, किसी भी प्रॉब्लम में काम एंड पीस रहना। और इसीलिए क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था किसमें, अकबर की लाइफ में। साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे किसके, अकबर के। और इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था जिसे हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज मेकर थे। और सारे जो मतलब एम्परर का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। कौन, बीरबल। इसके बाद इंपॉर्टेंट नाम आता है टोडरमल। बताया था मैंने आपको, जब मैंने बताया था आपको रेवेन्यू पॉलिसी, उसे समझाया था टोडरमल बंदोबस्त, है ना। और टोडरमल बंदोबस्त किसने दिया था, टोडरमल ने दिया था। और एक किसके थे, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या है, ये देखते थे कौन, टोडरमल। ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है तानसेन। किसका आता है, तानसेन। बहुत ही फेमस है, आज तक फेमस दिख रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए फेमस थे, संगीत के लिए फेमस थे। अपने मतलब जो अपना स्टेट है ना मध्य प्रदेश, उसी से रिलेटेड थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था तानसेन का। और ये सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, कोर्ट सिंगर थे अकबर के। और तानसेन कई सारे राग भी गाया गाते थे और बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी थी इनको सिंगिंग के एरियाज में। किसको, तानसेन को। ठीक है ना। इसके बाद इनके 4th नंबर के जो ज्वेल थे वो थे अबुल फजल। बहुत ज़्यादा बोले ऐतिहासिक सोचने वाले लेखक, थिंकर, वो कौन थे, अबुल फजल थे। जो भी राइटिंग वगैरह है, जो भी किताबें वगैरह लिखी जाती थी, वो अबुल फजल के अंडर में ही लिखी जाती थी। और कई सारी बुक्स की क्या इन्होंने ये रचयिता भी थे, कौन, अबुल फजल। अब आती है बात अब्दुल रहीम की। अब्दुल रहीम को टाइटल दिया था खाने खाना का, किसने, अकबर ने। बहुत बढ़िया ये भी राइटर थे। इन्होंने कुछ बुक लिखी है, रहीम सफसई। ठीक है, रहीम सफसई कह सकते हो, दोहास का कलेक्शन है। आप मान देख सकते हैं मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने दोहास लिखे थे और काफ़ी फेमस है ये पूरा कलेक्शन ऑफ दोहास, इसे हम लोग बोलते हैं रहीम सफसई। ठीक है, ये अपने 5 ज्वेल्स हो गए, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल एंड अब्दुल रहीम। ओके, हम देखेंगे जो बाकी 4 बचे हुए हैं अपने कौन कौन से, 9 ज्वेल्स में कौन 4 और थे। ओके, अब बस अपने 4 और ज्वेल्स रह गए हैं, समाप्ति की कगार पर है अपना अकबर द ग्रेट। 7 पार्ट्स हो गए, वेरी ट्रेजिक। ठीक है, इसके बाद आपका रह गया आर्ट एंड कल्चर, वही बता दूंगी। तो फाइनली आपका ये चैप्टर क्या है, क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट पे बढ़ पाएंगे, है ना। देखो यहाँ राजा मानसिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बीरबल, एक तानसेन और एक मानसिंह, तीनों को मत भूलना। तानसेन को हम लोग गीत सम्राट भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो राजा मानसिंह एक राजपूत जनरल थे, मनसबदार थे, इंपॉर्टेंट मनसबदार थे किसके, अकबर के।
मनसबदार की वीडियो देख लेना, 4 और 5 पार्ट में आपको मिल जाएगी। वहां से आप मनसबदार की पूरा डिटेलिंग समझ सकते हो, है ना, कौन होते हैं मनसबदारी सिस्टम, सब कुछ। तो ग्रेट कौन थे? राजपूत रूलर थे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी, पार्ट 3 देखना, वहां से बैटल ऑफ हल्दी घाटी देख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप को हराया था किसने? राजा मानसिंह ने। ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव गए थे किसके? अकबर के। और डिफीट किया था किसको? महाराणा प्रताप को, किसके? बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। और एक ग्रेट राजपूत रूलर थे, कौन? मानसिंह। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले बैटल की वजह से। ओके, इसके बाद आता है नाम फैजी का। कौन थे? फैजी एक पोइट थे, ग्रेट पोइट थे। ये कहाँ के? अकबर के कोर्ट थे, कोर्ट के। और एक लीलावती एक बुक थी, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। किसने? फैजी ने। एक और नाम आता है फकीर अजायुद्दीन। ठीक, ये भी चीफ एडवाइजर थे, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं आपकी अकबर के कोर्ट में उसमें एडवाइस करते थे। कौन? ठीक, अजायुद्दीन। और जिससे कि पॉलिसीज में कोई गड़बड़ या फिर कोई सुधार हो तो वो ये कर सके। लास्ट में आता है मुल्ला दो प्याजा। ये भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे अकबर के कोर्ट के। ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि मुल्ला जो लोग थे ना, उनकी दाढ़ी थोड़ी प्याज के शेप में थी, इसीलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। ये तो कहानियों वाली बात है। ये भी एक स्कॉलर थे अकबर के कोर्ट में, और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ज्वेल्स के रूप में माने जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस किया है ना। 9 ज्वेल्स देखे पूरे, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे, सुलह कुल देखा, दीन इलाही देखा। लास्ट टॉपिक बचता है अपना आर्ट एंड कल्चर, वो भी फटाफट देख लेते हैं जल्दी से 2 या 3 मिनट में, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, एंड इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और वो क्या है? अपना आर्ट एंड कल्चर। मैंने बताया आपको अकबर सभी मतलब ऑलराउंडर टाइप थे, वो लर्निंग में भी इंटरेस्ट था, इसके साथ इन लोगों को लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग सभी में क्या है? इंटरेस्ट था किसको? अकबर को। इसीलिए हर चीज को क्या है? इसने प्रमोट भी किया। आर्किटेक्चर में आते हैं, इन्होंने बिल्डिंग्स कौन कौन सी फॉर्म करवाई, मतलब कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को फॉर्म किया किसने? अकबर ने। बहुत सारी हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे कि फतेहपुर सीकरी पूरा इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया, यूपी में है ये। ठीक है, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, बुलंद दरवाजा, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने ही बनवाया। ठीक है ना। इसके साथ साथ राजपूत स्टाइल में बनवाए हैं कुछ, ये फतेहपुर सीकरी राजपूत स्टाइल में बना हुआ है। जोधाबाई से क्या है? इंस्पिरेशन लेकर, क्योंकि उनकी वाइफ राजपूत रूलर की गर्ल लड़की थी, है ना। इसके साथ साथ इन्होंने काम अच्छा किया है किसमें? लिटरेचर के फॉर्म में। लिटरेचर में क्या आता है? पोइट आते हैं, राइटर्स आते हैं। उसमें मैंने बता दिया आपको 9 ज्वेल्स में क्या है? किसका नाम? अबुल फजल। इन्होंने एक बुक लिखी थी अकबरनामा। अकबर की सारी इसमें बताई गई हैं, जो भी इन्होंने काम वगैरह की है अकबरनामा में। ठीक है, इसके साथ साथ फैजी भी पोइट थे, लीलावती को इन्होंने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। कुछ पर्शियन पोइट्स और भी थे। कविराज की उपाधि दी गई थी। बीरबल भी ऑलराउंडर थे, इन्होंने कुछ राइटर भी थे, इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी थी। किसने? बीरबल ने। ऐसे ही म्यूजिक और पेंटिंग के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। इसमें से इंपॉर्टेंट नाम मिलता है किसका? तानसेन का। हिंदुस्तानी म्यूजिक को उन्होंने प्रमोट किया उस समय पर। ठीक है, और क्या वो गीत सम्राट की उपाधि से कौन संबोधित थे? कौन? तानसेन। यहाँ अपना चैप्टर जाके कंप्लीट होता है अकबर द ग्रेट। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट तो पसंद आ ही रहा होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे, और बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चैनल के बारे में बता देंगे। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर। ठीक है, न्यू एनर्जी के साथ, जो अपना चैप्टर 12 है उसको कंप्लीट करेंगे इसी तरह बाकी चैप्टर्स की तरह। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया ST165 क्लासेस का ऑनलाइन बैच भी आ रहा है टीचमेंट पर। अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप पेड बैच है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको सारा कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी विथ नोटबुक्स, विथ नोट्स, PDF, सारा कुछ मिल जाएगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। वहाँ से भी आप क्या है? एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। इससे एडवांस आपको पढ़ना है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं टीचमेंट पर। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है वो 30 दिसंबर से। जब तक आप एनरोल कर लें, लिमिटेड सीट्स हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।